श्योर उस छोटे बच्चे को देख पा रहा था जिसकी एक टांग नहीं थी और उस टांग के बदले एक तरीके से मशीन वाले टांग लगाए गए थे, किसी रोबोट जैसे। वो बच्चा उसे आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। अगर ये सब कुछ हुआ है मतलब यहाँ पर और भी लोग के साथ। श्योर उस आदमी से कहता, उस दिन काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, लेकिन अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं एलियन टेक्नोलॉजी के साथ। वो आदमी अपने बच्चे के सर को फैलाते हुए कहता, ये भी है लेकिन आपकी फैमिली। श्योर उस आदमी से कहता, छोड़ो ना, अब उन चीज़ों को याद करने का याद करके कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी सारी चीज़ें हमारी मंजूरी से हुई थी, सारे 20 टीमर्स की मंजूरी से। वो आदमी श्योर से कहता, अच्छा चलिए अब काम की बात करते हैं। श्योर उसी आदमी से कहता, ठीक है फ्लेयर, तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है बैलन, और अगर मुझसे बात करनी हो तो मेरा यही नाम है, तो मुझे बैलन कह के बुला सकते हो। वो आदमी श्योर से कहता, अच्छा तो मिस्टर बैलन जी, आपने मुझे मतलब किस काम से यहाँ बुलाया? हाँ ये तो समझ आता है कि आपके पास शायद पैसों की कमी है, इसलिए आप मेरा यूज़ करना चाहते हैं और मेरी मदद करना मतलब लेना चाहते हैं एक तरीके से। लेकिन वो मदद क्या है, क्या मैं वो जान सकता हूँ? श्योर बैलेंस से कहता, मैं वही बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें अभी पूरी तरीके से नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एक टॉप सीक्रेट है और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना मुझ पर मेरी जान मुसीबत में आ सकती है। असल बात यह है कि 2 दिन बाद ब्लैक मार्केट में एक ऐसी चीज़ बिकने आने वाली है जो कि आज से पहले कभी नहीं आई, और एक तरीके से उस चीज़ को खरीदने के लिए सारे अमीर से अमीर लोग जो कि नैनीताल सिटी तक रहते हैं वो सभी यहाँ तक आएंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए सिर्फ पैसे कम पड़ने वाले हैं। सिर्फ पैसे नहीं, सिर्फ कोई अमीर आदमी से नहीं खरीद सकता, वहाँ पर टैलेंट को भी जांचा जाएगा। वो चीज़ जो भी होगी वो तुम्हारे टैलेंट को देख के तुम्हारे साथ आएगी। वो आदमी श्योर से कहता, वो जो भी है आएगी आएगा। क्या वो लड़की है? श्योर बैलेंस से कहता, लड़की नहीं मान सकते उसे, वो एक बीस्ट है, और वो भी छोटी बच्ची वाली बीस्ट। एक तरीके से किसी बीस्ट को अगर ह्यूमन बॉडी मिलती है तो या फिर वो लड़का बनता है या लड़की, लेकिन वो बीस्ट बनी बच्ची, और उस बच्ची के पास फतह ताकत है। और वो छोटी सी बच्ची जब बीस्ट थी तो वो 5 स्टार सिटी में ही पाई गई थी, और उस बीस्ट के पास एक ऐसी ताकत थी जिससे वो किसी भी एलिमेंटल फॉरेस्ट को अपने आसपास महसूस करके उसे ढूंढ सकती थी। इसलिए उस बीस्ट की कीमत ब्लैक मार्केट में ज़्यादा थी, इसलिए उस बीस्ट के मन ने उसे बेच दिया था अच्छे खासे दाम पे। लेकिन भविष्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस बीस्ट को ह्यूमनाइड बॉडी मिल गई, जिसके कारण हाँ अब उसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई होगी और अब वो दोबारा बिकने वाली है। वो आदमी श्योर से कहता है, पर अगर वो दोबारा क्यों बिक रही है? मतलब वो तो जिनके पास है वो मतलब वो लोग तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे एलिमेंटल फॉरेस्ट में जा सकते हैं ना। श्योर बैलेंस से कहता, वो तो मुझे भी नहीं पता। जहाँ तक है सुनने में ये आया है कि वो लड़की मतलब वो बीस्ट वो दूसरों की बात नहीं मानती। ताकतवर से ताकतवर वो आदमी वो उसे एक तरीके से अधमरा करके भी छोड़ देता है तो भी वो सामने वाले की बात नहीं मानती है, पता नहीं क्यों। और उसके पास एक और ताकत है, उसका एलिमेंट, जो कि शायद बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन कौन सा एलिमेंट है वो किसी को नहीं बताया गया। वो आदमी श्योर से कहता है, अच्छा ठीक है, अगर वो बच्ची हमारे हाथ आती है तो आप उसका क्या करेंगे? श्योर उस आदमी से कहता है, देखो जहाँ तक है कोई ताकतवर हीलर भी अगर यहाँ आ जाए जिसके पास हीलिंग एलिमेंट हो, हीलिंग एलिमेंट, तो वो भी अब मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है। इसके बॉडी के वो सेल्स जो कि शायद आगे डेवलप हो सकते थे वो मर चुके हैं उसके टांगों के। और मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन अगर ताकतवर हीलर्स भी यहाँ आ गए मतलब जैसे कि उनके पास एलिमेंट है, हीलिंग एलिमेंट, और वो ताकतवर है, अपने एलिमेंट को भी ताकतवर बनाया, फिर भी वो मेरे बच्चों के टांगों को ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पर उस समय ज़्यादा ताकतवर हीलर्स नहीं थे, उनके पास हीलिंग एलिमेंट तो था लेकिन वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, इसलिए वो मेरे बच्चे के टांगों को ठीक नहीं कर पाए, बस उसके टांगों के घाव को भर पाए थे, जिससे मेरा बच्चा उस टाइम बच गया था बस। लेकिन इतना ज़्यादा समय बीत जाने के बाद अब अगर कोई ताकतवर हीलिंग एलिमेंट वाला भी आ गया तो वो मेरे बच्चों की टांग को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसके टांगों के नस सब कुछ बंद हो चुके हैं। उस समय तो सारी चीज़ें एक्टिव थी इसलिए उस समय वो हील कर सकता था, लेकिन अब नहीं। अब अगर इसे हील करवाना है तो इसके टांगों के ऊपर थोड़ा सा कट लगाकर, जहाँ पर वो टांगें बंद हो चुकी हैं उसकी, वहाँ से कट लगाकर हमें इसके खून को बहाना होगा, जिसके बाद कोई ताकतवर हीलर वो इसके टांग के नए सेल को बनाएगा, टांगों की हड्डियाँ वड्डियाँ सब कुछ वो बनाएगा। और ऐसा एक है जो कि हमारे 5 स्टार सिटी में पाया जाता। वो आदमी श्योर से कहता, श्योर इतने ताकतवर हीलिंग एलिमेंट के बारे में सुन के थोड़ा शॉक तो हुआ था। डीमन गर्ल ने श्योर की उंगली को ठीक किया था, श्योर को याद है उसकी उंगली एक बार कट गई थी और अलग हो गई थी, और श्योर डीमन गर्ल के भरोसे ही
अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को सेक्रीफाइस कर दिया करता था, श्योर को याद था। लेकिन डीमन गर्ल उसे ठीक कर दिया करती थी, और डीमन गर्ल ने भी उसे कहा था कि श्योर कुछ भी हो जाए, अपने बॉडी पार्ट खो जाने के बाद, मतलब तुम्हारे बॉडी पार्ट अगर कट के अलग हो जाते हैं बॉडी से, तो तुम्हें 3 दिनों के अंदर अंदर उस डीमन गर्ल के पास जाना है, ताकि वो उसे ठीक कर सके, और तभी वो उसे ठीक कर पाएगी, वरना वो भी उसे ठीक नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बैलन जिसकी भी बात कर रहा है, जिसके पास हीलिंग एलिमेंट है, वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर लग रहा है। देखो, हमारे 5 स्टार सिटी में एक फॉरेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बहुत सारे फॉरेस्ट फॉरेस्ट पे राज कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और फॉरेस्ट है जिसके पास वो छोटी बच्ची वाली बीस्ट होगी, वो पक्का उस हीलिंग एलिमेंट वाले फॉरेस्ट को ढूंढ पाएगा। और वहाँ पर किंग है या क्वीन है या फिर कोई बीस्ट है, वो मेरे बच्चे का इलाज कर सकता है। मुझे उसे पकड़ना नहीं है, मैं बस उससे अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कहूँगा, और बदले में वो जो मांगेगा मैं वो दे दूंगा। बैलन श्योर से कहता, इनके आपको लगता है कि वो बीस्ट जो भी होगा, एलिमेंटल फॉरेस्ट का लीडर, वो आपकी बात ऐसे ही मान लेगा? श्योर उस आदमी से कहता, जहाँ तक कि जब वो बीस्ट यहाँ पे थी तो उसने उस हीलिंग एलिमेंट वाले बीस्ट को ढूंढने की कोशिश की थी, और उसे वो मिल भी गया था। लेकिन वो उसके पास गई नहीं थी, क्योंकि वो ताकतवर था, बहुत ज़्यादा ताकतवर, इसलिए वो डर गई थी। इसलिए आज तक किसी ने भी हीलिंग एलिमेंट वाले फॉरेस्ट को देखा नहीं है कि वो कहाँ है और कहाँ छिपाया गया है। लेकिन हीलिंग एलिमेंट वाले को जो पसंद है वो मेरे पास है, और इसलिए उसके बदले वो मेरे बेटे की टांगें जरूर ठीक करेगा। वो आदमी श्योर से कहता, और इससे आगे वो आदमी कुछ कहता नहीं है। जहाँ तक इस आदमी ने मुझे, मतलब इस बैलन ने सब कुछ मुझे बता ही दिया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे जानने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ जाना होगा 2 दिन बाद। ठीक है मिस्टर बैलन, मैं चलता हूँ। श्योर उस बच्चे के सर पर अपने हाथों से रफ करता है और उस बच्चे के सर को सहलाता है, जिसके बाद श्योर वहाँ से निकल जाता है। फ्लेयर, प्लीज़ 2 दिनों बाद मुझसे आके मिलना, वो आदमी श्योर से कहता है, जो कि फ्लेयर के रूप में था। घबराइए मत, मैं ज़रूर आऊँगा। श्योर मनी मन उस आदमी से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया था, और वहाँ से पलट के जा रहा था। अभी रात के 9 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था। श्योर एक सुनसान रास्ता देखकर वहाँ अपने कपड़े बदल लेता और दोबारा श्योर वाले रूप में बाहर आता था। देखते देखते श्योर वो अपने कमरे के बाहर जैसे ही पहुंचता, श्योर को कमरे के अंदर से कुछ अलग आवाज़ आती है। वो आवाज़ मैग्रॉन या फिर काव्या या फिर सोलोना की नहीं थी, वो किसी और की थी। बाहर 2 बॉडीगार्ड भी खड़े थे। एक्सक्यूज मी, श्योर उन दोनों बॉडीगार्ड से कहता, क्या हुआ? वो बॉडीगार्ड श्योर से कहता, अजब आदमी हो यार, मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो और मुझे रौब दिखा रहे हो। श्योर उन दोनों बॉडीगार्ड पे चिल्लाते हुए कहता, तुम्हारा नाम श्योर है? वो आदमी श्योर से कहता, हाँ मेरा ही नाम श्योर है। वो श्योर नॉर्मली कहता, "अ, इससे पहले कि वो बॉडीगार्ड और भी कुछ कहता और कुछ सोचता, वो दरवाज़ा खुलता और वहाँ पर सच में अनामिका आ गई थी। हे भगवान, ये तो इतनी जल्दी मेरे घर ही आ गई। श्योर अनामिका को देख कर मन ही मन सोचता, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कहाँ गए थे? अनामिका श्योर से कहती है, सॉरी, और ये बात तो मुझसे पूछने वाली तुम कौन होती हो? श्योर ऐसे बोलता है जैसे कि वो अनामिका को जानता ही ना हो। अरे ओ लड़के, इतना कहने के बाद वो बॉडीगार्ड श्योर के कंधे पे हाथ रखता है और श्योर अपने कंधे को जोर से झटकता है, जिसके कारण वो बॉडीगार्ड वो 2-3 कदम पीछे जाके गिरता है। वो दूसरा बॉडीगार्ड भी श्योर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अनामिका उसे इशारे से रोक देती है। देखो हम बस यहाँ पर बात करने आए। अनामिका श्योर को देखते हुए कहती है, हाँ तो मैं खड़ा हूँ, बात करो। श्योर नॉर्मली अनामिका से कहता, "आ, मैं रेड हैंड टीम के लीडर की बहन हूँ।" वो लड़की वो अनामिका श्योर से कहती है, और श्योर वो थोड़ा नॉर्मल दिखने लगता। अच्छा तो तुम हो वो? वैसे मैंने तुम्हारे भाई से मिलने की कोशिश की, टीम टाइगर के लीडर के साथ मेरी थोड़ी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, और मैं उसके साथ मिलकर थोड़े जंगल में जाके एलियंस के साथ लड़ने वाला हूँ, क्योंकि एलियंस ने क्या कांड कर रखा है ये तो तुम्हें पता होगा। तो उन पे नज़र रखने के लिए टीम टाइगर के लीडर ने मुझे चुना, और बदले में वो मुझे रेड हैंड टीम के लीडर से मिलवाएगा, उसने मुझसे वादा किया। लेकिन अब तुम ही मेरे घर पे आ चुकी हो, तो वैसे मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा। वो सच में अच्छा आदमी। श्योर अनामिका से कहता, देखो बीच में उसकी बात मत लाओ, मैं यहाँ पर तुमसे वो चिट्ठी लेने आई हूँ। अनामिका श्योर से कहती है, पर ये चिट्ठी मुझे तुम्हारे भाई को देनी है, तुम्हें नहीं। श्योर वो अनामिका से कहता, क्यों, मैं तो उसकी बहन हूँ। अनामिका श्योर से कहती है, वही तो, पर सारी वही तो है। क्या पता तुम्हारी बहन अगर यहाँ वापस आ गई तो तुम उससे जलोगी और अपने भाई तक ये चिट्ठी जाने ही नहीं दोगी। हो सकता है यही। श्योर नॉर्मली कहता, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, उसने जो किया बहुत गलत किया, बहुत बहुत ज़्यादा गलत, इतना गलत कि मुझे भी गुस्सा आया था। लेकिन अभी के लिए सब कुछ ठीक हो चुका है, शायद मेरा भाई शायद उसे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे पहले उस चिट्ठी को पढ़ना होगा। अनामिका श्योर से कहती है। श्योर वो एक ड्रॉल से उस चिट्ठी को निकालता और अनामिका को दे देता। अनामिका उस पूरी चिट्ठी को पढ़ती है और फिर वो कुछ सोचने लगती है।
ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ये बात मुझे भाई तक पहुंचानी होगी। अनामिका इतना कहने के बाद वहां से पलट के जाने लगती है। अच्छा सुनो, उसमें जो लिखा है क्या आप मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैंने उस चिट्ठी को नहीं पढ़ा। श्योर, अनामिका से कहता। देखो ये हमारा निजी मामला है, प्लीज। अनामिका इतना कहती है, वहां से पलट के जाने लगती है। लेकिन श्योर बस नाटक कर रहा था। उसने उस चिट्ठी को पढ़ लिया था। कब का पढ़ लिया था, शुरुआत में ही। उसमें ये लिखा हुआ था कि उसके 2 बच्चे हो चुके हैं, उसके पति की डेथ हो चुकी है, और कुछ लोग हमेशा उसे तंग करते हैं क्योंकि वो अकेले रहती है ना, इसलिए। और ये बात तो शायद उसका भाई, मतलब ये बात वो अपने भाई तक बस पहुंचाना चाहती है, ताकि उसका भाई कम से कम उसे यहाँ ले आए अपने पास। हाँ, भले ही वो उससे बात ना करे, लेकिन वो बस उसके साथ रहना चाहती है। उसके पास अब अपना कोई नहीं है। अपने 2 बच्चे तो है, लेकिन उन्हें भी खोने का डर हर वक्त उसके दिल में रहता। उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। श्योर अगर इस चिट्ठी आने से पहले इस चिट्ठी को पढ़ लेता तो वो पक्का उस औरत की मदद जरूर करता। लेकिन श्योर अब इस सिटी आ चुका है, और उस सिटी जाने मतलब वो तुरंत नहीं जा पाएगा। नई सिटी में इवॉल्व होकर जाने के बाद करीब 1 महीने बाद ही कोई भी पुरानी सिटी जा सकता है। इसलिए श्योर अभी के लिए तो पुरानी सिटी नहीं जा पाएगा। जहाँ तक है ये चिट्ठी, अभी तक रेड हैंड टीम के लीडर के पास पहुँचने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी 5 स्टार सिटी में नहीं है। वो कहीं गया हुआ है, शायद जंगल गया हुआ है, और वो जंगल से भी काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद ही लौटेगा। वो किसी चीज़ की खोज के लिए गया, जहाँ तक मैंने सुना है। श्योर मन ही मन सोचता। देखते देखते रात हो जाती। रात होते ही श्योर और मैग्रोन एक जगह बैठे हुए थे। अगले पल वो दोनों पुराने समय में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों जंगल में थे। वहाँ पर तबाही मची हुई थी। अब कोर्स यहाँ पर जब गॉड अपूर्व आया था तो उसने कुछ ना कुछ तो यहाँ कांड किया था गुस्से में आके। तो इसके बाद देखते देखते श्योर और मैग्रोन यापुमो को ढूंढने लगते हैं। देखते देखते श्योर को एक यापुम दिख जाता है, जो कि तेजी से भाग रहा था। ये किससे डर के भाग रहा है? ये तो यापुम है, किसी को दिखता भी नहीं है। और श्योर इससे पहले केवल वो कुछ कहता, श्योर को ये उस यापुम के पीछे एक अजीब सी काली परछाई भागते हुए दिखती है। ये तो डीमन है, मेरा पहला डीमन। श्योर स्मेल के साथ कहता है, अरे पहले उसे बचाते हैं, पहला डीमन बाद में करना। मैग्रोन श्योर से कहता है। श्योर और मैग्रोन तेजी से उड़ते हुए उस डीमन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो यापुम पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और तेजी से भाग रहा था। तुम यापुमो की तेरी हिम्मत कि तुम हम पर नजर रखोगे? हम सारे डीमंस को, पूरी दुनिया में जो डीमंस फैले हुए हैं उन सभी को अब हुक्म दिया गया कि सारे यापुमो को मार दो। तुम लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग तुम्हें देख नहीं सकते। नहीं, हम लोग तुम्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे उस प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। हाँ, और वो प्रेजेंस थोड़ी अजीब होती है बाकियों से। तुम बाकियों के बीच जाके छिप भी नहीं सकते हो। ऑफकोर्स पवित्र आत्माएं जल्दी पकड़ी जाती हैं। वो डीमन इतना कहने के बाद तेजी से जंप लगाता है और उस यापुम को पकड़ लेता है। वो उसके टांगों को पकड़ के सीधे जमीन पर दे मारता है, लेकिन वो यापुम तुरंत ही जमीन के नीचे जाने की कोशिश करता। इतनी आसानी से नहीं। इतना कहने के बाद वो डीमन उस यापुम को अच्छे से अपने हाथों से पकड़ लेता। बाहर में जाओ, मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं लगूंगा। तुम्हें तुम्हें हमें मारना नहीं है, तुम्हें बस हमें पकड़ के रखना है ताकि वो यहाँ पर आकर हमें खा सके और अपनी ताकत बढ़ाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। वो यापुम चिल्लाते हुए कहता, और अगले ही पल उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग निकलता है। लेकिन अगले ही पल वो डीमन वो अपने मुंह को खोलता है, जहाँ से बहुत सारी ब्लैक स्मोक निकलती है, और वो ब्लैक स्मोक पूरी तरीके से उस यापुम के चेहरे के चारों तरफ जाके फैल जाती है, और उसके चेहरे पे एक तरीके से कुछ अजीब सी चीज़ कर देती है, जिसके कारण उस यापुम की आँखें वो लाल दिखने लगती है। और अब वो यापुम थोड़ा शांत दिख रहा था। वो डीमन उसे छोड़ देता है और वो यापुम उस डीमन की बात मानते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अगले पल वो डीमन एक अजीब सी पोटली निकालता है। उस पोटली को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी के जानवर के चमड़ी से बनाया गया हो। अगले पल वो यापुम उस पोटली में चला जाता है, और वो पोटली वो डीमन ऊपर से बंद कर देता है। ये 7वां था, अब 8वें की बारी। कब तक छिपोगे यापुमो? तुम किसी का भी रूप ले सकते हो, मुझे अच्छे से पता है। तुम अलग अलग बिस्तों के रूप में घूम रहे हो उस जंगल में, और ये जंगल भी तुम्हें कब तक बचाएगा? वो डीमन इतना कहते हुए आगे बढ़ने लगता। श्योर और मैग्रोन आसमान में उड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस डीमन को देख रहे थे। जहाँ तक ये डीमन किसी यापुम को पकड़ नहीं रहा है, उन्हें कैद कर रहा है। और जहाँ तक है उस यापुम के बाद से ये लग रहा था कि यापुमो को ख़त्म करने के लिए कोई ताकत आ गई। यापुमो से वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। और जहाँ तक ये डीमंस, ये लोग यापुमो को काफ़ी समय से नोटिस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि यापुम आत्माएं होती, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती अपनी मर्जी से, ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति से और जंगल से जुड़ी हुई हैं। वो जंगल को एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। जब तक जंगल पे कोई आँच नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए उन डीमंस ने भी इन यापुमों को इग्नोर किया था। लेकिन अब शायद यापुम, जो कि पवित्र आत्मा है, उनसे कोई ताकत हासिल कर रहा है डीमंस के दुनिया में शायद। श्योर एक आइडिया लगाते हुए कहता,
अब जो भी है, अब जहाँ तक है तुमने कहा कि तुम्हें एक डीमन चाहिए, तो इससे अच्छा डीमन तुम्हें मिलेगा? ये किसी को भी पॉजेस कर सकता, काबू कर सकता, तो ये डीमन तो कमाल का लग रहा है मुझे। मैग्रोन श्योर से कहता, हाँ वो तो है, मुझे तो ये कमाल का लगा। ऑफकोर्स ये किसी को भी अगर कब्जे में या फिर काबू कर पाया तो मज़ा आ जाएगा। श्योर मैग्रोन से कहता। अगले पल श्योर तेजी से आगे जाता और उस डीमन के सामने जाके खड़ा हो जाता। हेलो डीमन जी, आपका नाम क्या है? श्योर उस डीमन से कहता, तुझसे मतलब इंसान, चल भाग यहाँ से। वो डीमन श्योर को इग्नोर करते हुए श्योर के बगल से निकल जाता। अगले ही पल मैग्रोन वो उस डीमन के सामने आता और अगले ही पल उस मैग्रोन की आंखों से तेजी से गोल्डन लाइट निकलती। श्योर वो अपने फ्लेयर वाले आर्मर को पहन लेता ताकि उसे कुछ ना हो। अगले पल वो डीमन इतनी ज़्यादा रोशनी देखने के बाद तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता। अगले पल वो डीमन इससे पहले कि वहाँ से भाग पाता, श्योर वो फ्लेयर वाले रूप में आता और उसे पकड़ के रख लेता ताकि वो उस रोशनी से जा ना पाए। उस तेज जलने वाली रोशनी से उस डीमन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। छोड़ छोड़ मुझे इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो डीमन चिल्लाते हुए कहता। अगले पल ब्लैक स्नेक भी वहाँ आ जाता है क्योंकि श्योर उस डीमन को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। ब्लैक स्नेक अपनी पूंछ के हेल्प से और अपनी पूरी बॉडी को उस डीमन में लपेट लेता ताकि वो उस डीमन को अच्छे से पकड़ सके। देखते देखते वहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल वॉल भी आते हैं जो कि चारों तरफ से उस डीमन को घेर लेती है। और वो क्रिस्टल वॉल ऐसी बनाई गई थी जिससे मैग्रोन की वो तेज रोशनी वाली लाइट जो कि उसकी आंखों से सूरज जैसे निकल रही है वो अच्छे से उस डीमन पे ही पड़ सके। मुझे जला के मारना चाहते हो? वो डीमन श्योर और मैग्रोन से कहता। नहीं नहीं, हम बस चाहते हैं कि तुम मेरे हाथों टेम हो जाओ, मैं डीमन टेमर हूँ ना। श्योर उस डीमन से कहता, फाड़ में जा, तेरे हाथों टेम हो जाऊंगा मैं, शकल देखा अपना बच्चा कहीं का। वो डीमन श्योर से कहता, हाँ वो तो है, डीमंस को पकड़ना और टेम करना बच्चों का खेल थोड़ी है, लेकिन अगर मेरे हाथों टेम हो गए तो तुम्हें ये मिलेगी। श्योर इतना कहने के बाद डीमन गर्ल को बाहर निकालता और डीमन गर्ल श्योर को देख के हैरान हो जाती है। क्या कहा तुमने? डीमन गर्ल श्योर से कहती है। दूसरी तरफ वो डीमन अपने सामने इतनी खूबसूरत फिल्मसी डीमन को देख के हैरान हो जाता। फिल्मसी डीमन, आपकी जय हो, मुझे बचाइए। वो डीमन फिल्मसी डीमन को देख के इज्जत देते हुए कहता। उस डीमन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में अपनी महारानी को देख रहा हो। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इस लड़के ने कहा कि आप एक इंसान के सामने झुकी। ये कैसे हो सकता है? राजघराने की डीमन, फिल्मसी डीमन, वो किसी इंसान के सामने कैसे झुक सकती है? लेकिन हमारे साथ तो कोई फिल्मसी डीमन, राजघराने की डीमन आई ही नहीं थी, तो फिर आप यहाँ कैसे? वो डीमन हैरानी से कहता। दूसरी तरफ मैग्रोन की आंखों से जो तेज सफेद रोशनी आ रही थी किसी सूरज की जैसी चमकती हुई, उससे उस डीमन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उसकी बॉडी जलनी भी शुरू हो गई थी। फिल्मसी डीमन, जल्दी बताइए, आपने क्यों उस इंसान के सामने झुकना चूज किया? वो डीमन डीमन गर्ल से कहता, क्योंकि ये बेवकूफ़ है। डीमन गर्ल भी हैरानी से कहती है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि उससे यहाँ पे कहना क्या है। ऐसे श्योर ने तो डीमन गर्ल को किसी और चीज़ के लिए बाहर बुलाया था ताकि वो डीमन गर्ल के लालच में श्योर के डिमोनिक कोर में चला जाए, जिसके बाद उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल श्योर का होगा। वो डीमन श्योर की ही बात मानेगा, बिना उससे इजाज़त के कुछ भी नहीं करेगा। श्योर ये अच्छे से जानता था, लेकिन वो डीमन गर्ल को देख के उससे काफ़ी ज़्यादा इज्जत दे रहा था। लगता है सारे डीमन घटिया नहीं होते। श्योर मन मन सोचता, क्या कहा तूने? मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, भागो यहाँ से। वो डीमन चिल्लाते हुए कहता। उस डीमन की ताकत ज़्यादा नहीं थी, उसकी ताकत बायोमिक लेवल 6 तक होगी, लेकिन यहाँ पर डीमंस के पास कोई न्यूरोकोड नहीं होता, इसलिए डीमंस की ताकत को एक तरीके से उसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे अपने सामने झुकाओ तो मुझे साबित करो कि तुम मेरे मालिक बनने के लायक हो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। मैं यहाँ पर अब तक जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि फिल्मसी डीमन मेरे सामने है और उन्होंने तुम्हारे सामने सरेंडर किया है। मतलब तुमने कुछ बात हो सकती है, लेकिन सच में मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, मुझे घिन आती है उन्होंने इंसानों से। छे। वो डीमन श्योर से कहता, ठीक है। श्योर इतना कहता और मैग्रोन को इशारा करता, जहाँ पर मैग्रोन अपनी आंखें बंद करता और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। वहाँ से रोशनी गायब हो जाती है। ब्लैक स्नेक उस डीमन को छोड़ देता है, चारों तरफ से वो क्रिस्टल बॉल हट जाती है और वो डीमन पूरी तरीके से फ्री होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता और खून की उल्टियाँ करते हुए खड़ा होता। तो तुम ही हो ना वो डीमन टेमर लड़के? वो डीमन श्योर को देखते हुए कहता। अगले ही पल वो थोड़ा सा पीछे जाता है ताकि वो श्योर पे हमला कर सके। अगले ही पल वो डीमन अपने मुंह को खोलता है और वहाँ पर चारों तरफ एक ब्लैक स्मोक फैला देता है। श्योर तुरंत ही आसमान में कूदता है। वो डीमन गर्ल को नीरको में ले लेता है और श्योर और मैग्रोन तेजी से ऊपर आसमान में जाते हैं और उस ब्लैक स्मोक से बच जाते हैं। इसके बाद श्योर और मैग्रोन जैसे ही उस डीमन की तरफ देखते हैं, वो डीमन वहाँ से गायब हो चुका था और ये तो भाग गया और इसे ये पता है कि हमारे पास डीमन गर्ल है। श्योर मैग्रोन को देखते हुए कहता, बेवकूफ़ी तो तुम्हें ही करना आता, वो तड़प रहा था, उसे तुम टेम कर सकते थे बेवकूफ़। मैग्रोन श्योर पर चिल्लाते हुए कहता, अरे पल उसके बिना इजाज़त के कैसे? मैग्रोन श्योर की बात सुनता और अपने सर पर हाथ मारता। उस राजकुमार ने तुमसे कहा था ना
यहाँ तक कि फिलोना ने भी तुमसे कहा था कि डीमन को अधमरे हालत में पहुंचाने के बाद जब वो दर्द नहीं सह पाते हैं और वो मर भी नहीं पाते हैं। अब क्योंकि डीमंस को सिर्फ डीमंस ही मार सकते हैं और मेरी सूरज की रोशनी से वो मर नहीं रहा था, वो बस तड़प रहा था। उसे सिर्फ दर्द हो रहा था, वो मरता नहीं। हाँ, हम लोग उसे आसानी से अधमरे हालत में पहुंचा देते और फिर वो दर्द में तड़पते तड़पते तुम्हारे हाथों टेम हो जाता और तुम्हारे डिमोनिक कोर में जाके हील करने की कोशिश करता और इसी बहाने वो उसे टेम हो जाता। बेवकूफ, बैकग्राउंड ईश्वर पे चिल्लाते हुए कहता, क्योंकि ईश्वर एन मौके पर के सब कुछ भूल चुका था।